बीके गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ से चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उपसमुच्चय होता क्या है। तो देखिए, यदि हमारे पास कोई समुच्चय दिया हुआ है ए बी, तो ए बी में अवयव है 2, तो 2 की घात हम कर देंगे 2, तो उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 4। तो 4 उपसमुच्चय, इसके 4 अलग अलग उपसमुच्चय कैसे बनते हैं। तो देखिए, एक तो हो जाएगा जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसे हम 5 से व्यक्त करते हैं। दूसरा उपसमुच्चय हो जाएगा ए अकेला, तीसरा उपसमुच्चय हो जाएगा बी अकेला और चौथा उपसमुच्चय हो जाएगा ए बी। यानी हमें इनमें से यदि कोई दिख रहा है समुच्चय में तो हम कहेंगे कि हाँ ये उपसमुच्चय है, और यदि नहीं दिख रहा है तो उपसमुच्चय नहीं है। इनमें से यदि कोई अवयव दिख रहा है तो भी हम कहेंगे उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि वो अवयव उस समुच्चय से बिलोंग्स करता है लेकिन उसका उपसमुच्चय नहीं है। तो देखिए हमारे पास पहला उदाहरण क्या है, 2 3 4 और यहाँ है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें देखिए इस समुच्चय में 5 अवयव हैं, इस समुच्चय में वही अवयव हैं जो इसके हैं, इसका मतलब ये उपसमुच्चय है। तो सबसेट का हमने यहाँ पर लगा दिया चिन्ह, तो ये सबसेट का चिन्ह लग गया है। दूसरे वाले में देखिए, यहाँ पर है ए बी सी और यहाँ पर है बी सी डी। तो यहाँ पर जो ए बी सी में ए है, वो ए तो हमारे मेन समुच्चय में नहीं है, यानी ये सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा, x सच दैट x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ये पहला वाला सेट। और दूसरा क्या दिया है, x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय में मान लो 9 से 12 तक कक्षाएं हैं, अब कक्षा 11 का विद्यार्थी है तो उसी 9 से 12 का ही तो विद्यार्थी कहलाया ना वो भी, तो ये भी समुच्चय है। यहाँ देखिए चौथे नंबर में है, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में एक वृत्त दिया हुआ है x, और यहाँ पर x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो वृत्त और 1 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं हो सकते। 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का उपसमुच्चय ये नहीं हो सकता, इसलिए सबसेट नॉट। अब यहाँ पर उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर देखिए, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो देखिए आयत का उपसमुच्चय त्रिभुज कैसे हो सकता है, तो यह भी उपसमुच्चय नहीं है। आगे देखिए, x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज से ही अलग कौन हुआ है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज है तो वो त्रिभुज का उपसमुच्चय है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के ही उपसमुच्चय कौन है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसलिए ये उपसमुच्चय है। आगे छठवें नंबर का देखिए, x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। कैसी है, समप्राकृत संख्या है। और x सच दैट x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक के अंदर ही तो समप्राकृत संख्याएं भी है ना, इसलिए यह भी उपसमुच्चय है। चलिए अगला ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, जांच कीजिए या जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ए बी नाम का समुच्चय बी सी ए नाम के समुच्चय से उत्पन्न हुआ है, तो उसका उपसमुच्चय है। तो ये नहीं है बोल रहा है, नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ए बी जो है ए बी सी समुच्चय का उपसमुच्चय है। अब नहीं है कह रहा है तो असत्य कहलाएगा वो। अब देखिए ए जो है, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में कौन है, ए ई आई ओ यू है। अब उसी में से एक उपसमुच्चय कौन है, ए ही है, इसलिए यह कथन सत्य है। ठीक है, आगे तीसरा देखिए, 1 2 3 दिया हुआ है और यहाँ 1 3 5। 1 और 3 होता तो यहाँ तो उपसमुच्चय होता, लेकिन 5 है यहाँ 5 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 है और 1 2 2 नहीं है, है ना,
तो 2 ये जो समष्टि समुच्चय है इसके पास 2 नहीं है, इसलिए यह उपसमुच्चय नहीं है, यह हो जाएगा असत्य। फिर चौथा देखिए, ए नाम का समुच्चय ABC से उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह कथन सत्य हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए पांचवा में, ए नाम का समुच्चय ABC में बिलोंग्स करता है क्या, नहीं, बिलोंग्स तो केवल अवयव करते हैं, समुच्चय बिलोंग्स नहीं करता, यह कथन हो जाएगा असत्य। यदि ए अकेला लिखा होता, ए बिलोंग्स टू ABC, तब यह सत्य होता। एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। 6 से कम एक समप्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 2, 4, है ना। और यहाँ पर एक सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब किसको करती हैं, 36 को, 18, है ना, ये सब 36 को विभाजित करती हैं। तो इन सब के समुच्चय में 6 से छोटी समप्राकृत संख्या में कौन कौन आ गए, 2 और 4 आ गए। तो ये दोनों वास्तव में 36 को विभाजित करती हैं, तो ये भी शामिल है उसके उपसमुच्चय में, तो बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, मान लीजिए कि ए हमें दिया हुआ है 1, 2, फिर एक समुच्चय अंदर है 3, 4, 3, 4 समुच्चय नाम का एक अवयव है ना, और फिर एक अवयव है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सर्पिलाकार कोष्टक के बाहर एक और सर्पिलाकार कोष्टक होता तब वह सबसेट होता, क्योंकि अभी 3, 4 ये अवयव होने के कारण ये सबसेट या उपसमुच्चय नहीं है। आगे दूसरा देखिए, 3, 4 नाम का अवयव ए में बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। पहला कथन असत्य हो गया, दूसरा कथन सत्य हो गया। 3, 4 हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर 3, 4 जो समुच्चय है उसको 3, 4 के रूप में सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर फिर से लगाया गया, तब जाके वो समुच्चय बना और तब वो सबसेट हुआ, यह कथन सत्य है। चौथा देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1 नाम का अवयव ए में बिलोंग्स करता है, बिल्कुल करता है, सत्य है। पांचवा देखिए, 1 सबसेट ऑफ ए, नहीं, सबसेट तो केवल सेट होते हैं, तो 1 यदि सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर होता तब हम कहते कि 1 सबसेट ऑफ ए, लेकिन अब ये नहीं है तो ये असत्य हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1, 3, 5 सबसेट ऑफ ए, तो देखिए 1 है, सॉरी 1, 2, 5, 1 to 5 है, तो 1 to 5 सबसेट है, बिल्कुल कथन यह सत्य है। सातवां देखिए 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, यह सत्य है, बिलोंग्स तो केवल अवयव होते हैं, है ना। तो यह 1, 2, 3, अब 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए नहीं, देखिए 1 to 5 ही ओपन है और 3, 4 तो सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर बंद है, इसलिए 1, 2, 3 जो है सबसेट नहीं बन सकते ए के। पूछता 5 सबसेट है क्या ए का, तब वो क्या होता, सत्य होता। जैसे 10वें नंबर में दिया है ना, 5 सबसेट है ए का, लेकिन यहाँ ए के अंदर 5 नाम का अवयव दिया है क्या, नहीं दिया है, इसलिए 5 बिलोंग्स टू ए असत्य हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए असत्य हो जाएगा और 5 सबसेट ऑफ ए सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 यहाँ सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर दिया है और सबसेट ऑफ ए है क्या, नहीं, 5 को रिक्त समुच्चय को केवल खाली सर्पिलाकार कोष्टक से दर्शाएंगे या अकेले 5 से दर्शाया जाता है। 5 को सर्पिलाकार कोष्टक के अंदर बंद करना गलत है, यह सबसेट नहीं है बच्चों। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, जो दिए गए समुच्चय हैं उनके सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या होता है उप समुच्चय, यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, अर्थात ए का जितने भी अवयव हैं वो सभी अवयव समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। मतलब समझ में आ गया कि बी के पास जो भी अवयव होंगे वो सभी अवयव समुच्चय ए के पास उनमें से कोई भी अवयव हो, या तो सभी हो या कोई भी ना हो, या ए अकेला हो बी अकेला हो, कोई भी अवयव नहीं है, मतलब खाली है तो भी 5 भी एक उपसमुच्चय है, ए एक उपसमुच्चय है, बी अकेला एक उपसमुच्चय है, और ए बी
एक साथ भी एक उपसमुच्चय है किसका, ए बी का। इस तरह से उपसमुच्चय को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर है पहले नंबर पर ए के सभी उपसमुच्चय लिखना है। हमारे पास समुच्चय ए है, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय क्या क्या होंगे देखिए यहाँ पर। तो पहला तो होगा रिक्त समुच्चय यानी फाई, और एक हो जाएगा ए। आसान है, यदि अवयवों की संख्या यहाँ पर कितनी है, एक है तो उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 1, अवयवों की संख्या होगी 2 तो उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 2, अवयवों की संख्या होगी यदि 3 तो उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात 3। तो बहुत आसान है, एक अवयव है तो उपसमुच्चय कितने होंगे, 2 1 2, 2 अवयव है तो 4, 3 अवयव है तो 8, 4 अवयव है तो 16। इस तरह से उपसमुच्चयों की संख्या निर्धारित होती है। अब देखिए यहाँ पर एक अवयव था तो उसका उपसमुच्चय कितने हुए, 2, फाई और ए। तो ये रिक्त समुच्चय को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, फाई ए। इस तरह से रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शा सकते हैं या खाली करली ब्रैकेट से दर्शा सकते हैं, लेकिन ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर फाई से ऐसे नहीं दर्शा सकते, ये ध्यान रखना है, वरना फाई भी एक अवयव हो जाएगा। रिक्त समुच्चय को आप शून्य से भी नहीं दर्शा सकते। ठीक है, अब आगे हमारे पास लेते हैं कि कौन सा है, ए बी है। तो ए बी के सभी उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, देखिए ए बी के सभी उपसमुच्चय, सबसे पहला उपसमुच्चय हो गया फाई, फाई सभी का उपसमुच्चय है। फिर ए अकेला, फिर बी अकेला, और फिर पूरा का पूरा ए बी, है ना आसान, उपसमुच्चय निकालना बहुत आसान है। तीसरा देखिए हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय हम लिखते हैं। देखिए 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 1 सबसे पहले आ जाएगा फाई, फिर 1 अकेला, फिर 2 अकेला, फिर 3 अकेला, और फिर उसके बाद 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, और इसके बाद देखिए 1 2 3 एक साथ, तो ये हो जाएगा 1 2 3। आप इन्हें गिन भी लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यदि अवयवों की संख्या 3 है यानी 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 यानी उसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी 8। इसी तरह से फाई है जो पहले से ही खाली है, फाई है तो फाई का उपसमुच्चय भी क्या होगा, फाई ही होगा, यानी खाली ही होगा। 5वें नंबर में क्या है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल के बारे में पहले हम समझ लें कि अंतराल 2 प्रकार के होते हैं। पहला विवृत अंतराल और दूसरा संवृत अंतराल। क्या होते हैं ये, विवृत अंतराल यानी जिसमें दोनों छोर की जो सीमाएं हैं वो शामिल नहीं होती, और इसे छोटे कोष्टक से दर्शाते हैं, दोनों छोर की सीमाएं शामिल नहीं होती। फिर संवृत अंतराल में दोनों छोर की सीमाएं शामिल होती हैं, तो संवृत अंतराल हो गया। अब मान लो कि पहले छोर की सीमा शामिल नहीं है और दूसरे छोर की सीमा शामिल है, तो अर्ध संवृत या अर्ध विवृत कहलाएगा। इस तरह से पहले की शामिल है और दूसरे की शामिल नहीं है तो भी अर्ध संवृत या अर्ध विवृत कहलाएगा। ठीक है, अब हम इन के हिसाब से सवालों को हल करते हैं, कैसे करेंगे। पहला देखिए, x such that x belongs to R रियल नंबर है और कैसा है, ऋण 4 से बड़ा है, यानी ऋण 4 शामिल नहीं है, बड़ा या बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, केवल बड़ा है का चिन्ह लगा है, तो ऋण 4 शामिल नहीं है। शामिल नहीं है तो छोटा कोष्टक लगा देंगे, किसके साथ, ऋण 4 के साथ। और 6 से छोटा या बराबर है, यानी 6 शामिल है, 6 शामिल है तो 6 के साथ ये बड़ा कोष्टक लगा देंगे, है ना बच्चों, आसान। चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, x such that x belongs to R -12, फिर से देखिए इससे बड़ा है, यानी -12 शामिल नहीं है, और -10 से छोटा है, यानी छोटा या बराबर का चिन्ह लगा है, यानी -10 भी शामिल नहीं है, तो इसका अंतराल ऐसे हो जाएगा, है ना, ये पूरी तरह से विवृत अंतराल हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहां पर x such that x belongs to R,
है ना। अब 0 से बड़ा या बराबर है, तो 0 से बड़ा या बराबर है यानी 0 शामिल है, और 7 से छोटा है यानी 7 शामिल नहीं है। अर्धसंवृत या अर्धविवृत अंतराल कहलाएगा ये। अब आगे देखिए, ऋण 3 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है, तो सॉरी 3 से बड़ा या बराबर यानी 3 शामिल है, तो बड़ा कोष्टक, और 4 भी शामिल है, क्या हो जाएगा, यहाँ भी बड़ा कोष्टक। इस तरह से अब जो देखिए ये जो संवृत अंतराल है ना, क्लोज इंटरवल कहलाता है, और ये जो विवृत अंतराल है ये ओपन इंटरवल कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए छठवा, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब इनको जो है 5वें प्रश्न के टाइप से रूप में हमको लिखना है, तो आसान है, ऐसे ही लिखना है, x such that x belongs to r, है ना। और ये पहले वाले में क्या हो जाएगा, -3 शामिल नहीं है ना, तो -3 यहाँ आ जाएगा, -3 से बड़ा है x, और कैसा है, 0 से छोटा है x। बहुत आसान है ना बच्चों, इस तरह से बना देंगे इस पहले सवाल को। फिर दूसरे को कैसे करेंगे, x such that x belongs to r, कितना है, 6 से, अब यहाँ शामिल है 6, तो 6 से क्या लिख देंगे, 6 से बड़ा या बराबर है, और 12 से छोटा या बराबर है, 12 से छोटा या बराबर है, क्योंकि 12 भी इसमें शामिल है। ठीक है। अब ये देखिए 6 शामिल नहीं है, 12 शामिल है, फिर से लिखेंगे x such that x belongs to r, इन्हीं में बना दे रहा हूं अभी मैं, x such that x belongs to r, और 6 शामिल नहीं है, क्या हो जाएगा, कैसा है x, 6 से केवल बड़ा है, बड़ा या बराबर नहीं, और 12 शामिल है, तो 12 से छोटा या बराबर है ना, आसान। फिर देखिए चौथा, ऋण 23 देखिए शामिल है, बड़ा कोष्टक लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऋण 23 से बड़ा या बराबर है x, और कैसा है, 5 से छोटा है ना, बहुत आसान। इस तरह से आप इन्हें हल कर सकते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, क्या है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक को के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय हमें बताना है। ठीक है, पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसके लिए एक बड़ा समुच्चय क्या हो सकता है, कहां से उठाकर लाए होंगे हमने समकोण त्रिभुजों को, एक पूरा त्रिभुजों का समुच्चय रहा होगा, उसमें से हमने क्या उठाकर ले आया, समकोण त्रिभुजों को उठाकर ले आया, तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। और ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। फिर से त्रिभुजों का समुच्चय रहा होगा, वहां से हमने किसको उठाकर ले आए, त्रिभुजों को उठाकर ले आए, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों के समुच्चय में से हमने ये जो 2 उपसमुच्चय निकाल कर लाए हैं, पहला समकोण त्रिभुज को उठाकर ले आए और फिर समद्विबाहु त्रिभुजों को उठाकर ले आए, तो ये है त्रिभुजों के समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक समुच्चय A दिया है, समुच्चय B दिया हुआ है और समुच्चय C दिया हुआ है। अब सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट हमें बनाना है इनका। ऐसे सेट को यहाँ ढूंढना है जहां इन तीनों के अवयव पूर्णतः उपस्थित हों, उसके अलावा अतिरिक्त भी अंक हो, अतिरिक्त अवयव भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों के अवयव अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए A के अवयव हैं 1, हम लिख लेते हैं। A के अवयव क्या है 1 3 5, B के अवयव क्या है 2 4 6 और C के अवयव क्या है 0। अब 2 आ चुका है, 2 को छोड़ देंगे, 4 आ चुका है, 4 को छोड़ देंगे, 6 आ चुका है, 6 को छोड़ देंगे, 8, यानी 0 1 2 3 4 5 6 8 इतने अवयव उपस्थित होना ही चाहिए, तब वो समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो कौन सा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहला रहा है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और 8 सभी है इसमें। तो ये जो तीसरे नंबर का समुच्चय है, यह दिए गए समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा।
ठीक है, समष्टि समुच्चय भी कहते हैं उसे हम। सार्वत्रिक समुच्चय को और क्या कहते हैं? समष्टि समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1.3 एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद।